Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं जो कि डाइंग डिक्लेरेशन पर बेस्ड है और डाइंग डिक्लेरेशन का आर्टिकल है 32 क्लॉज 1 और इस केस का नाम है कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस केस के फैक्ट के साथ। सबसे पहले आर्टिकल सेक्शन 32 का क्लॉज 1 जो कि बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। तो डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल है और यहाँ पे ये रिलेवेंसी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन जो है एविडेंस एक्ट में है और ये इस केस के फैक्ट के साथ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस केस में क्या होता है कि जो डिकीज्ड पर्सन होता है, डिकीज्ड यानी कि जिसकी डेथ हुई है, वो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखवाते हैं और उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो 4 अलग अलग लोगों को पहचानती हैं और 4 अलग अलग लोगों के सामने स्टेटमेंट जो है वो बताती हैं और यहाँ पे डॉक्टर के सामने, पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने और 2 अलग लोगों के सामने यहाँ पे वो कहती हैं कि उनके ऊपर असॉल्ट हुआ है और वो असॉल्ट जो है यहाँ पे कुशल और एक अन्य पर्सन ने किया है। तो यहाँ पे अब देखने वाली चीज ये है कि जनरली हम जानते हैं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है वो एडमिसिबल है। तो एक अगर इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये भी माना जाता है कि जो पर्सन खुद जिसकी मृत्यु होने वाली है, डेथ होने वाली है, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो उस स्टेज पे झूठ नहीं बोलेगा और उसके साथ काफी एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस के साथ कुछ गाइडलाइंस भी हैं जिन्हें हम इस केस में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये इस केस के फैक्ट के बाद यहाँ पर जो है लीगल इशू ये सामने आया कि वेदर द अक्यूज्ड, एक अक्यूज्ड कैन बी कन्विक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिक्लेरेशन। ये जो डिक्लेरेशन इस विमेन ने 4 अलग अलग लोगों के सामने दी है कि इनके ऊपर असॉल्ट हुआ है और असॉल्ट कुशल और एक अन्य पर्सन ने किया है, ये एडमिसिबल होगा या इसके साथ कोरबरेटिव एविडेंस की जरूरत भी होगी। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे 4 अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अपने अपने स्टेटमेंट दी है। अब यहाँ पे चारों हाई कोर्ट के स्टेटमेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, इज अ काइंड ऑफ वीक एविडेंस। ये वीक एविडेंस है और इसको प्रूफ करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पे कोरबरेटिव एविडेंस की जरूरत भी पड़ेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट का क्या कहना है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये परमिसिबल नहीं होगा एक पार्ट के बेस पे। जनरली डाइंग डिक्लेरेशन क्या है कि जो पर्सन मान लीजिए जिसकी डेथ हो रही है या वो इतने इस सिचुएशन में है कि वो मरने से पहले कुछ कह रहा है और मरने से पहले वो अपनी मौत का कारण बता रहा है या अपनी जो मृत्यु जिसने की है वो ये बता रहा है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ ये सच है। तो यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा कि हम ये एक पार्टी, डाइंग डिक्लेरेशन हमेशा एक पार्टी होता है, दूसरी पार्टी का नहीं होता क्योंकि दूसरी पार्टी के अगेंस्ट होता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन को हम एज ए एक पार्टी की तरफ से होता है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरे पार्टी की जो साइड, दूसरी साइड है, उसके साइड को सुनना भी जरूरी है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस पे बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा इसने कोर्ट को कन्विंस्ड किया, केस को कितना ज्यादा कन्विंस्ड किया और इसके साथ ही अगर ये जो है ये ट्रू है, जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये ट्रू है और इसके साथ यहाँ पे कोई भी सस्पिशियस ऐसे एलिमेंट नहीं है और ये फ्रीली है, वॉलंटियरली है, अगर ऐसा है तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बिना किसी कोरबरेटिव एविडेंस के उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसका सपोर्ट किया, मद्रास हाई कोर्ट का सपोर्ट किया और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, 5 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी है। देखते हैं
तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी एब्सोल्यूट क्या है रूल ऑफ लॉ नहीं है जो कि ये कहे कि डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल नहीं होना चाहिए या कोरोबरेटिव एविडेंस की जरूरत है। इसके साथ ही फैक्ट और सर्कमस्टांसेस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकेंड चीज फैक्ट और सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं कि किस फैक्ट कौन सा सर्कमस्टांस में कौन सा फैक्ट उभर के सामने आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ए ने बी का मर्डर किया और बी जस्ट मरने से पहले ये कहता है कि ए ने जो है मुझे मारा है, ये एडमिसिबल होगा। बट इन केस मान लीजिए कि ए ने बी को मारा है और ए ने क्या किया है, सी को भी मारा है, ठीक है। और यहाँ पे डी क्या है, डी भी अपनी मरने की पोजीशन पे होता है। और ऐसे केस में अगर डी कहता है कि ए ने बी और सी को मारा है, मरने से पहले, मरने की स्टेज पे डी क्या कर रहा है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है। बट डी की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ना तो उसमें डी से रिलेट नहीं कर रही, वो ए बी सी इन तीनों से रिलेट कर रही है, तो डी का वो टाइम डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे वो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं। नो वीकर एविडेंस, थर्ड है नो वीकर एविडेंस। कोर्ट ने ये क्लियरली कहा कि ये एक वीकर एविडेंस नहीं है। ये वीकर एविडेंस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है कि जिस पर्सन की डेथ हो रही है वो झूठ नहीं बोलेगा। और इसके साथ ही ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो रिकॉर्ड होना चाहिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, और इसके साथ वो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होना चाहिए, और इसके साथ ही वो ट्रू होना चाहिए, वॉलंटियर होना चाहिए, और जो है वो उस फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग होना चाहिए जिस पर केस है, उससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो ये इस केस के फैक्ट, लीगल इशू, जजमेंट्स हैं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।